एक फाइल हमने बना ली HTML की, एक CSS की। तो फ्लैक्स, एक फ्लैक्स सुना होगा, फ्लैक्स सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम होता है, दो सिस्टम होते हैं। फ्लैक्स होता है वन वे। वन वे मतलब वन डायरेक्शनल कह सकते हैं। या तो रो पे चलेगा, या मतलब एक टाइम पे एक ही पे चलेगा। ऐसा नहीं एक ही टाइम में मैं रो पे भी चला दूँ, रो पे कॉलम पे भी चला दूँ। या तो रो पे चलेगा या कॉलम पे, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। और जो ग्रिड होता है वो टू वे होता है, उसमें दोनों एक साथ मैनेज कर सकते हैं। चाहे फ्लैक्स की प्रॉपर्टी हो, चाहे ग्रिड की प्रॉपर्टी हो। फ्लैक्स जो होता है वो पेरेंट पे काम करता है हमेशा, पेरेंट टैग पे। HTML में क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। टैग्स होते हैं तो पेरेंट पे चलता है हमेशा फ्लैक्स, चाइल्ड पे नहीं चलेगा कभी भी। जैसे हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डिव, एक टैग लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी है कंटेनर। और इधर मैं कुछ डिव्स बना देता हूँ, डिव मल्टीप्लाई बाई 4, मैंने कुछ डिव्स बना दिए हैं इधर। तो ये डिव नाम का एक टैग है, इसके अंदर हम क्लास बना देते हैं। तो एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ये ओपनिंग टैग है, ये कौन सा है, जैसे ये बॉडी का ओपन टैग है, ये बॉडी का क्लोज टैग है। ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस किसका होता है, फॉरवर्ड स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश का डिफरेंस है इसमें। तो हमने कुछ क्लासेस बना दी, जैसे बॉक्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। कितनी क्लासेस बनाई हैं, 2 क्लासेस बनाई है यहाँ पर। जब तक हम स्पेस नहीं देंगे तब तक वो एक ही क्लास मानी जाती है, दिखाई नहीं दे रहा उधर से। जब तक हम स्पेस नहीं देंगे ना तब तक क्या होगा, वो सिंगल क्लास कंसिडर की जाती है। जैसी स्पेस देंगे सेपरेट क्लास बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं स्पेस के बाद फिर से कुछ लिखता हूँ तो ये जो क्लास हो जाएगी हमारी, कितनी क्लास, कुछ भी नाम लिख दो, XYZ जो भी, ये 3 क्लास हो गई। मतलब जो फर्स्ट वाला डिव है उस पर कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस। और अगर हम स्पेस ना दें तो ये एक ही क्लास है जिसका नाम होगा बॉक्स, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 5, सिंगल क्लास कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जब तक स्पेस नहीं देंगे सिंगल क्लास कंसिडर की जाती है, जैसे ही स्पेस देंगे वो सेपरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। चलो वापस आ जाते हैं हम उसी पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पर जितने भी डिव्स बनाए हैं उन पे, हर डिव पे 2 क्लास लगी हुई है। एक क्लास तो कॉमन है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। इसका मतलब कॉमन क्लास इसलिए है, मेरे पास 5 डिव है, हमें सभी डिव्स पे कॉमन प्रॉपर्टी लगानी है कि कलर या बॉर्डर सबका क्या चला लगे, बॉर्डर लगना चाहिए सबका। तो एक तो मैं सब पे जाऊं और बॉर्डर लगाऊं, पहले फर्स्ट वाले डिव पे गया, फिर बॉर्डर लगाया, फिर सेकंड पे गया, फिर बॉर्डर लगाया, तो इससे क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कोडिंग भी मेरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने एक कॉमन क्लास बना दी, कौन सी, बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर अगर मैं कोई भी CSS लिखता हूँ तो वो सब पे चल जाएगा। और सेपरेट अगर किसी पे लगाना है उसके लिए सेपरेट क्लास है, कि मुझे सिर्फ बॉक्स 3 पे ही कुछ लगाना है तो मैं बॉक्स 3 क्लास यूज़ करूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ, एक तो कंटेनर क्लास लगा रखी है, तो यहाँ पे पेरेंट कौन है, ये है पेरेंट, क्योंकि बाकी हमने इस डिव के अंदर डिव बनाए हैं। तो रेस्ट आर चिल्ड्रन, बाकी सभी क्या है, इसके चिल्ड्रन है। और फ्लैक्स का क्या पर्पज है, किस पे चलेगा फ्लैक्स, पेरेंट पे फ्लैक्स अप्लाई होता है। राइट क्लिक किया सर्वर पे, इसको मतलब ब्राउजर पे इसको रन किया लाइव सर्वर पे, अभी ब्लैंक स्क्रीन आएगी। जब तक हम किसी को कलर वगैरह नहीं देंगे कुछ भी बनकर नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीन हमारी ब्लैंक है। पहले CSS फ्लैक्स डॉट CSS, ये है, इसको साइड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से डबल स्क्रीन हो जाती है हमारी। तो इधर पे, इधर मैं CSS लिखता हूँ, टैग को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, टैग डायरेक्ट लिखा जाता है। बट हमें टैग के थ्रू नहीं करना, हमें क्लास के थ्रू करना है। तो क्लास, जब भी हम क्लास लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सिस्टम ये मानेगा कि इस नाम से कोई टैग है वहाँ पर, टैग तो होता ही नहीं है ऐसा कोई। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना होता है। तो जैसे ही हमने क्या लगाया है, डॉट, तो डॉट मैंने जैसे ही लगाया उससे क्या हो गया, अब क्या होगा, वो सिर्फ क्लासेस को कैच करेगा, वो
जो टैग है वो टैग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। हाँ हाँ, वो सब में लगेगा, सब पे वर्क करेगा वो जो भी है। तो सब पे वर्क करेगा ये। तो अब हम यहाँ पे विड्थ, मतलब सभी जितने भी डिव्स हैं सभी बॉक्सेस मुझे इक्वल साइज के करने हैं, तो मैं किस पे लगाऊंगा? तो बॉक्स पे लगाऊंगा। बॉक्स का मतलब जितने बॉक्स हैं सभी कितने बाई कितने के बनेंगे? 100 बाई 100 के, ठीक है। और अगर बॉर्डर लगाओगे 1 पिक्सल सॉलिड, तो सबका लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी होती है, राइट साइड में उसकी वैल्यू होती है। ये नेम है, इसे सेलेक्टर कहते हैं। सेलेक्टर का नाम है क्लास सेलेक्टर। करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी, राइट साइड में वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कोलन आता है, लास्ट में सेमी कोलन आता है। उसी में तो है ग्रुप में। आई नहीं, आई नहीं रिकॉर्डिंग, आई है ना, एक ही रिकॉर्डिंग है। ऊपर रिकॉर्डिंग है, नीचे फाइल है, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हर क्लास की मिलेगी, ठीक है। मतलब कल क्लास लो तो एक बार उसको पढ़ के आना, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, कुछ दिक्कत आए तो मुझसे क्लास में पूछ। उससे क्या है, फाइल कैसे सेव होगी, रन कैसे होगी, बेसिक ही बता रखा, ज़्यादा आई नहीं बता रखा। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लोगे, वो इंस्टॉलेशन भी बता रखा उसमें, ठीक है। तो बॉक्सेस हमारे कितने बनेंगे? देखो इस ये SCSS की फाइल कभी भी सर्वर पे नहीं चलती है, हमेशा HTML सर्वर पे चलता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया। रीज़न, क्योंकि HTML की फाइल को पता ही नहीं CSS कहाँ है, क्योंकि दोनों फाइलें क्या हैं, सेपरेट हैं, उसको पता ही नहीं CSS कहाँ रखा है, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे हमें टैग यूज़ करना है लिंक, कि मुझे लिंक करनी है CSS। तो देखो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा अपने आप, लिंक CSS। तो CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो ये कह रहा है कि लिंक करो स्टाइल सीट को। कौन सी स्टाइल सीट? आपने क्या बना रखी है अभी? फ्लैक्स, ये हो गई कनेक्ट। अब इसको अगर चलाएंगे तो इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। कितने बॉक्स आ गए? 4, क्योंकि हमने बॉक्स क्लास पे CSS लगाई, तो बॉक्स क्लास कितनी जगह पे लगी हुई है? 4, तो 4 बॉक्स बना दिए उसने एक ही बार, ठीक है। अगर मैं कलर कर दूं अभी, तो चारों के चारों में कलर हो जाएगा, लेकिन मुझे सबका अलग कलर करना है, कि फर्स्ट बॉक्स का कलर अलग आए, सेकंड, तो मुझे दूसरी क्लास का यूज़ करना होगा। और क्लास किससे स्टार्ट होगी? डॉट से। बॉक्स 1, मैंने इसमें कलर डाल दिया जैसे रेड। मैं इसके अंदर एक कलर और डाल देता हूँ, डॉट बॉक्स 2, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, डॉट बॉक्स 3, बैकग्राउंड कलर मैजेंटा, डॉट बॉक्स 4, बैकग्राउंड कलर ग्रे। कोई भी कलर डाल दो, कोड डाल दिया, छोड़। तो टोटल कितने बॉक्सेस आ गए? सबके कलर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। अगर हम यहाँ लगा देते तो सबके कलर क्या आ जाते? सेम आ जाते। अभी तक फ्लैक्स नहीं लगाया कहीं पर, मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अब फ्लैक्स इस पे लगाना है। तो फ्लैक्स किस पे चलेगा? कंटेनर पे, क्योंकि फ्लैक्स पेरेंट पे चलता है। इनका पेरेंट कौन है? हाँ, डीवी है सर। फ्लैक्स अभी अप्लाई नहीं किया है, प्रॉपर्टी नहीं चलाई है फ्लैक्स की अभी। अभी तो सिर्फ पहले हम फ्लैक्स को चलाने के लिए कॉन्सेप्ट बना रहे थे, क्योंकि जब बनेगा तभी फ्लैक्स दिखाई देगा, चल भी रहा है नहीं चल रहा है। तो फ्लैक्स लगता है हमेशा पेरेंट टैग पे। किस पे लगेगा? कंटेनर। पेरेंट कौन है? कंटेनर वाला डी पेरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डॉट कंटेनर,
देखो स्पेलिंग के रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब लंबी लंबी क्लासेस के नेम होते हैं, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे डॉट लगा देना, ये ध्यान रखना। और डिस्प्ले क्या कर देंगे, फ्लैक्स। तो जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे तो रो में कॉलम में आ रहा था ना, रो में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। किसमें कन्वर्ट हो गया, रो के अंदर ही आ गया। क्योंकि वो एक टाइम पे या तो रो पे चलता है या तो हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो रो में कर देता है। अगर तुम्हें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम है फ्लैक्स डायरेक्शन। दोनों देखो, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, रो, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। अभी कौन सा चल रहा है, रो का चल रहा है। अभी रो वाला लगा रखा, बाय डिफ़ॉल्ट रो लगता है इसमें। तो पहले रेड बॉक्स आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर मैजेंटा वाला, फिर गोल्ड वाला। अभी जैसे ही मैं इस पे रो रिवर्स करते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाएगी, देखना। अभी रो रिवर्स जैसे ही लगाओगे, ये इधर से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है और एंड से आ रहा है। पहले लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था, डायरेक्शन भी चेंज हो गई सब। तो मैंने इसको कमेंट कर, ऐसे ही सेम डायरेक्शन किस पे चलेगी, कॉलम और कॉलम रिवर्स। और बाय जब तक हम फ्लैक्स नहीं लगाते तो कॉलम में तो चलता ही है ऑटोमेटिक, किस में चल रहा, कॉलम में चल रहा। अच्छा, इसकी मैं वेट थोड़ी यहाँ पे रख देता हूँ एक बार, फ्लैक्स की 6, ये 400 के हैं, 500 कर दिया। चलो, और एक इसका बॉर्डर ले लेते हैं ताकि पता लग जाए इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है। ऑटोमेटिक कलर, अगर हम कोई भी कलर नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा लेता है, ब्लैक कलर आता है ऑटोमेटिक, ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिक ब्लैक कलर लेता है। विड्थ डाल दी क्या, हाइट रखो इसको, हाइट आया हुआ है, मैं दिखा दूंगा अभी, आया हुआ है ब्लैक कलर, दिखा अभी। वो पहले उस डायरेक्शन में था ना इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। ये 100%, हाइट मैंने इसकी 100 कर दी। अब फ्लैक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अभी लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, तो अभी बता ही दिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 6 वैल्यूज चल 6 लगे, मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं टोटल 6 हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, नहीं तो एक तो देखो यहाँ पर है फ्लैक्स, एंड में ही है, पहले नहीं स्टार्ट में है, तो मैंने यहाँ लगा दिया फ्लैक्स एंड से कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो 2 प्रॉपर्टी, तो एक तो स्टार्ट की हो गई, एक एंड की हो गई। फिर इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर से क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएंगे सारे बॉक्सेस। इन बॉक्सेस के अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं, अगर इमेज है तो इमेज आ जाएगी सेंटर में। आप स्पेस देना है तो हम यहाँ लगा सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कॉर्नर्स में फेंक दिए ये सारे, इक्वल स्पेस आ रहा है। अच्छा, बिगिनिंग में और एंड में अगर स्पेस देना है, स्टार्टिंग में इस बॉक्स के, ठीक है, और इस बॉक्स के कहाँ पे, लास्ट में, तो मार्जिन वगैरह देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी है अभी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अराउंड लगाते ही क्या हुआ, यहाँ स्पेस आ गया, यहाँ भी स्पेस, और बीच में तो स्पेस है ही, बीच में इक्वल स्पेस है। और फ्रंट में और एंड में देखोगे तो इधर क्या है, मतलब बिगनिंग में इनमें स्पेस थोड़ा सा कम है। अगर हर जगह पर इक्वल स्पेस देना है, हर जगह पे, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें आती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ये इक्वल कर देगी हर जगह पे। देखो अब इक्वल स्पेस है, जितना स्पेस यहाँ है उतना ही बीच में, ठीक है, हर जगह पे क्या होगा, इक्वल स्पेस लगेगा इधर। तो ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज, 6 वैल्यू हो गई इसकी, फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग सेंड एंड सेंटर। फिर तुम्हारी कौन सी हो गई, सेट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हॉरिजॉन्टल वर्क करती है, कैसे, वर्टिकल काम नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ही तो हो रहा था सेंटर वेंटर, वर्टिकल थोड़े ना चल रहा था। तो अगर वर्टिकल करना है तो वर्टिकल के लिए लगेगी अलाइन आइटम्स, ये वर्टिकल चलती है, ठीक है। अभी मैं सेंटर करता हूँ तो वर्टिकल सेंटर होगा, देखो ऐसे देखो, अब ये स्टार्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, एंड पॉइंट है,
तो वर्टिकल चलाना है तो कौन सी लगेगी, अलाइन आइटम्स, और हॉरिजॉन्टल चलाना है तो जस्टिफाई कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज में भी है, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट और सेंटर हो गया, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग जाती है इसमें। अब मान लो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा दें, अगर तुम्हें इस बॉक्स के, जैसे ये बॉक्स बना हुआ ब्लैक, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, तो मुझे हॉरिजॉन्टल सेंटर भी करना पड़ेगा, और तब ये प्रॉपर क्या आएगा, सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी थी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब दोनों लग गई, तो बॉक्स सेंटर में आ चुका है। इसको चाहे जूम करो जूम आउट, ये सेंटर में ही रहेगा। तो सेंटर करने के लिए हमारे पास अगर फ्लैक्स से सेंटर करना है तो 3 कोड लगाने हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो फ्लैक्स में हो जाएगा कुछ भी बना हो जाए, ठीक है। बट फ्लैक्स लगेगा हमेशा पेरेंट पे, चाइल्ड पे काम नहीं करेगा फ्लैक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फ्लैक्स है क्या। अभी देखो, अभी मुझे बताना, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ अभी इनमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4 ही लिख देता हूँ फिलहाल। अब मुझे इनको प्रॉपर सेंटर में करना है, तो मैं कहाँ पे कोड करूँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ आएगा अभी, ये बॉक्स के अंदर आएगा, ये सभी बॉक्सेस के अंदर लिखे होंगे ना 1 2 3 4। अब मुझे सेंटर पे करना है बॉक्स के, बिल्कुल बॉक्स के जितने भी बॉक्सेस सबके सेंटर में आएंगे। सेंटर में रहेगा। अच्छा पहले तो मैं इस, हाँ ठीक है, सेंटर में आए तो क्या फ्लैक्स लगाना पड़ेगा, हाँ, ये बट फ्लैक्स लगेगा कहाँ पर, इसमें लगेगा, क्योंकि आपको सबको सेंटर में करना है तो डॉट बॉक्स में ही लगेगा। ठीक है। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि ये जो 1 लिखा है इसका पेरेंट टैग कौन सा है, पेरेंट टैग तो यही है बॉक्स, इसका पेरेंट कौन है, ये बॉक्स है। सबका बच्चा और कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब कॉमन क्लास कौन सी है, बॉक्स। तो बॉक्स में अगर आएगी तो चारों एक साथ में हो जाएंगे, डायरेक्ट लगा दो इसमें। जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम दोनों सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, सबका एक साथ बढ़ाना है तो इसी पे लिखना है 20 पिक्सल, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसमें, 30 कर दिया, साइज बढ़ गया 1 2 3 4। अब चलो इनका कलर वाइट कर दें, कलर वाइट हो गया, बॉक्सेस सेंटर में चाहिए, तो इनका पेरेंट कौन है, बॉक्स, यहीं पे लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम्स सेंटर। बट एक प्रॉपर्टी छोड़ दी अभी, कौन सी, डिस्प्ले फ्लैक्स भी लगेगा, उसके बगैर काम नहीं करेगा ये तीनों प्रॉपर्टी लगती है ना सेंटर के लिए। सेंटर में आ गए बॉक्स के, ठीक है। सेंटर, सेंटर में करना आना बहुत, ठीक है, वो मैंडेटरी तुम्हें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर में चीज़ें करनी पड़ती है, फॉर्म्स बनते हैं सेंटर में आते हैं, लॉग इन फॉर्म साइन अप बिल्कुल सेंटर में मिलते हैं तुम्हें ज़्यादातर, तो सेंटर में कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसा नहीं बॉक्स ही सेंटर में करना है, कुछ भी सेंटर कर सकते हो, यहाँ तो हम बॉक्स बना रहे हैं इसलिए बॉक्स में चला रहे हैं। तो ये इस तरह से सेंटर में होगा। अगर इंडिविजुअली किसी को, जैसे ये बॉक्स है, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है इंडिविजुअल, अभी तो क्या होता है सब एक साथ चल रहे थे, तो उसके लिए हम इंडिविजुअली इसी पे लगाएंगे। तो इसके लिए जो है अलाइन सेल्फ, देखो वहाँ अलाइन आइटम्स है, यहाँ अलाइन सेल्फ है कि खुद को करो, प्रॉपर्टी का नेम है अलाइन सेल्फ, वैल्यू वही होंगी, स्टार्ट में करना है, एंड में करना है, सेंटर में करना है। तो मैं इस पे लिख देता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया, इस पे ग्रीन, ग्रीन वाले पे किया तो ग्रीन वाला बॉक्स देखो ऊपर चला गया, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ऊपर है। ऐसे ही अगर हम इस पे लगाएं अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड, तो ये नीचे आ गया बॉक्स, किसी को कहीं पर भी रख लो, ठीक है। फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये किसी को नहीं रटना है, मैंने तो बॉक्स पे फ्लैक्स चलाया था तो बॉक्स पे ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि फ्लैक्स क्या होता है, चलता कहाँ है, उसको चाहे तुम इमेज पे लगा दो, चाहे उसको तुम टेबल पे लगाओ, चाहे उसको तुम फॉर्म पे लगाओ, जब भी लगाओगे पेरेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। ऐसे नहीं रटना, तो मैंने तो बॉक्स पे चलाया तो किसी पे चलेगा ही नहीं। तो हर जगह चलेगा उसका हाँ कॉन्सेप्ट। बस कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने, कॉन्सेप्ट कहीं भी फिट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखना है तुम्हें, रटना नहीं है उसे, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर हम फॉर्म बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी बन सकता है, इसके बॉक्स के अंदर कुछ भी बनाया जा सकता है।
ठीक है, फॉर्म वगैरह जब टेबल करोगे तब सीखोगे, उसको तो पता है इसलिए। ठीक है, वैसे उनको ये नहीं बता रखा फ्लैक्स वगैरह, वो तो क्लास चल रही है इसलिए कुछ आया है, थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, खाली बैठने से अच्छा। अच्छा, मैं एक बार इनको कमेंट कर देता हूँ, स्टार्ट को और सेंटर को। अभी एक लाइन में आगे होंगे सारे। एक पॉइंट बताना था मुझे, कौन सा था, एक मैं यहाँ पर भी रोक देता हूँ इसको, कहाँ कहाँ लगाए हैं सेंटर वाली लाइंस मैंने रोक दी हैं, तो सिंपल ऐसे दिखेगा अभी जैसे पहले लगाया था। एक प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स ग्रो भी इसकी प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स की है। वो इंडिविजुअली लगेगी, इंडिविजुअली मतलब किसी सेपरेट बॉक्स पे लगानी है तो मैं किसी भी बॉक्स पे लगा सकता हूँ। मान लो ग्रीन पे लगा दी मैंने, फ्लैक्स ग्रो 1, इससे क्या डिफरेंस दिखा है, क्या चेंज दिखाई दिया। देखो बाकी का साइज हमने फिक्स किया हुआ था शायद 100 का साइज, बट जिस पे ग्रो लगाया है ना, उसकी उसकी कोई विड्थ नहीं है, वो जितना स्पेस बचा वही उसकी विड्थ होगी, उसी उतनी विड्थ को कंज्यूम कर लेगा जितना उसको मिलेगा। ठीक है, उसको कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, जितना स्पेस मिला वो सारा उसी का है। अभी मान लो मैं फ्लैक्स ग्रो इस पे भी लगा देता हूँ अभी इन दोनों को बराबर करके आगे लिखा है, ऐसे, तो इक्वल इक्वल में डिवाइड हो गया ये। बाकी और मैं अगर यहाँ पे 2 लिख दूँ, फ्लैक्स ग्रो 2, तो इससे क्या होगा, देखो जितना इसने फ्लैक्स 1 वाले ने लिया था, जितनी वेट फ्लैक्स 1 वाले की उसकी डबल इसका, ठीक, उसकी डबल साइज इसका। और ये रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी इनका हम यूज़ करते हैं। देखो रेस्पॉन्सिवनेस है कि बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ता चला जाएगा, कम होगा तो साइज कम होता चला जाएगा। पर वो तो मीडिया क्वेरी के थ्रू होता है ना, इसके थ्रू अकेली मीडिया क्यूरी जो होती है रेस्पॉन्सिव नहीं बनाती है, मीडिया क्यूरी भी करती है लेकिन अकेला मीडिया क्यूरी कुछ नहीं कर सकती। मीडिया क्यूरी में तो विड्थ डाल देते हैं हम स्क्रीन के साइज़ की, तो मीडिया क्यूरी भी लगती है, फ्लैक्स भी यूज़ होता है, और जो मेजरिंग यूनिट्स होती हैं जिनका नाम सुना होगा EM रैम VH, वो भी यूज़ होती हैं, तब एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिव बनता है सबको मिलाकर। ठीक है, सबको मिलाकर प्रॉपर बनता है फिर रेस्पॉन्सिव। ठीक है, इन सब का उसमें योगदान है, अकेला मीडिया क्यूरी का नहीं, मतलब मीडिया क्यूरी करती है लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर हमें फ्लैक्स का भी यूज़ करना होता है। अब मान लो कि बॉक्सेस बना रखे हैं, डिव से ही बना दिए, मीडिया क्यूरी में तो साइज ही बता सकते हैं ना, इतनी विड्थ बस, लेकिन इतनी विड्थ पे क्या होना चाहिए, मेरा फ्लैक्स चलना चाहिए, तो लगाना तो फ्लैक्स ही पड़ेगा ना उसके अंदर, मीडिया क्यूरी के अंदर, तभी तो वो नीचे आएगा। मीडिया क्यूरी कंडीशन डिफाइन कर देगी कि इतनी विड्थ पे क्या करना चाहते हो, अंदर मुझे कोड ही लिखना पड़ेगा ना। मैं फ्लैक्स में अगर लिखता हूँ कि विड्थ छोटी है, और मान लो बड़ी विड्थ पे बॉक्सेस आ रहे हैं रो में, तो छोटी विड्थ पे किस में चाहिए, कॉलम में, तो मीडिया क्यूरी में क्या लिखूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वो मीडिया क्यूरी भी वर्क करेगी। मीडिया क्यूरी वो फ्लैक्स कब चलेगा, जब उसकी मीडिया क्यूरी की तो फ्लैक्स काम करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन चलता है बनाते वक्त। ठीक है, अकेले काम नहीं होगा उससे, मतलब CSS और मीडिया क्वेरी CSS का ही पार्ट है ना मीडिया क्यूरी, टॉपिक है ये, तो ये CSS भी एक, क्या कहते हैं, फ्लैक्स भी CSS का एक टॉपिक है, मीडिया क्यूरी भी उसका एक टॉपिक है। फ्लैक्स क्लियर हो गया है, इसमें श्रिंक का भी चलता है, श्रिंक ऑटोमेटिक छोटा हो जाता चला जाता है, फ्लैक्स श्रिंक भी है। एक फ्लैक्स रैप का पॉइंट भी आता है, वो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें रैप बताऊँ, उसमें अच्छे से दिख जाएगा तुम्हें रैप क्या होता है। रैप पता है क्या होता है वैसे, फ्लैक्स रैप लगता है, फ्लैक्स रैप रैप। ठीक है, मेरे ख्याल से हाइट होती है, साइज साइज वगैरह का नहीं होता है। मीडिया इसको CSS को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं रैम नहीं, मैं रैम कह रहा हूँ, नहीं रैम नहीं, रैप, रैम तो इसमें लगेगी, वो अलग हो गया। वो नहीं पता चलता। रैप MS ऑफिस वगैरह किया है, हाँ नोटपैड वगैरह, तो
उसमें रैप का ऑप्शन नहीं आएगा कभी। अच्छा अच्छा, हाँ आता है टेक्स्ट उसमें, रैप, हाँ आता है ना। हाँ। तो रैप का क्या पर्पज है वहाँ पे? वही काम यहाँ पर वही वहाँ पर है। अच्छा अच्छा, क्या करता है रैप? टेक्स्ट को मतलब नोटपैड में साइज, भी होता है, देखो अभी मैं दिखा दूंगा, नोटपैड में भी साइज रैप वगैरह होता का है। कुछ होता है। रैप सभी में होता है, यही टेक्स्ट रहा को यहाँ उसी पर के हिसाब रैप, से, हाँ वर्ड है ना रैप, रैप, हाँ। किसी में वर्ड रैप। तो ये इसका, इससे क्या मिलता है? देखो जब अभी रैप क्या है, ऑफ है ना, नहीं लगा हुआ ना, मैंने ऑफ कर दिया उसको। तो जब तक रैप ऑफ रहेगा एक ही लाइन में चलता रहेगा सारा कोड, अच्छा, और हमें नेक्स्ट में आने के लिए एंटर की प्रेस करनी होगी। ठीक है, अगर रैप ऑन है तो जैसे ही मेरा पेज का साइज फिनिश होगा ऑटोमेटिक कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यही काम किसका होता है? रैप का। तो रैप का मेन पर्पस होता है, इट मूव्स कर, जो कर्जर होता है हमारा, इट मूव्स कर्जर ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे स्पेस कम होगा ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। अब मान लो हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो जब हम फ्लेक्स का साइज छोटा कर रहे हैं तो पैराग्राफ भी ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें रैप लगाना पड़ता है। वो मैं प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तब दिखा दूंगा। रैप होता क्या है पता लग गया तुम्हें, कि साइज छोटा हो तो मेरा कंटेंट कटे नहीं, नीचे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप। रैप का मतलब रैप कर दो, नो रैप का मतलब रैप को हटा दो। ये था फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से कुछ आइडिया लगा फ्लैक्स है क्या। जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है कहाँ किस केस में फ्लैक्स चलाना है। वो तो बेसिक चीज हो गई। हाँ, कहाँ कब किस केस में हमें फ्लैक्स लगाना है। ठीक है, वैसे तो फॉर्म वगैरह तो लगता ही है, जैसे आपको बताया। हाँ किसी पे भी लगा देंगे, उस पर लग जाएगा रैप। जैसे सुबह बताया था तो मैं वीकेंड 9 से रैप इस पे लगाया था, मैंने रेस्पॉन्सिव करके दिखाया था तो इस पे लगा था। अब इसको देखो छोटा करते हैं अगर हम इस साइज को, अरे तो जैसे स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, ये नीचे नहीं आ रहा वो। अभी देखो ऊपर नीचे खुल रहा है, और जब बड़ी स्क्रीन में इसको खोल रहे हैं तो साइड में आ रहा है। रैप लगा हुआ है इसमें मीडिया क्वेरी के साथ में। ठीक है, मीडिया क्वेरी के साथ में ही रैप का कोड लगा हुआ है। मैं मीडिया क्वेरी दिखाता हूँ इधर। देखो ये मीडिया क्वेरी है, मीडिया क्वेरी तो बता दिया था तुझे कैसे लगती है, बताया था ना। साइज के हिसाब से आपको बताया। ऐसे ही, ऐसे ही लगती हाँ, है। तो यहाँ पे हमने एक साइज सेट किया हुआ डिफाइन है करना पड़ेगा कि जब इस साइज उस का रहेगा। ब्राउ क्या कहते हैं, जो भी हमारी फाइल है उसकी विड्थ 649 पिक्सल होगी, तो उसके बाद मेरा ये सारा कोड चलना स्टार्ट करना। तो हमने क्या किया, जैसे ही इतनी पिक्सल हो तो जहाँ पर भी इस नाम की क्लास है उस पर क्या लगा दो, फ्लैग। उसकी डायरेक्शन क्या कर दो, कॉलम। तो उसकी डायरेक्शन कॉलम तभी होगी जब उसकी विड्थ कितनी होगी, 649। इससे अगर ज़्यादा है तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। फिर कुछ और चलेगी अगर लगाया हाँ, हुआ तो। हाँ नहीं तो तो नॉर्मली रहेगी। ठीक है, वो जो नॉर्मल कोड है वो हमारा चलता है। जैसे यहाँ पे फ्लैक्स रैप लगा रखा है पैराग्राफ वगैरह पे उसी में लगाया। ये टूट जाएगा नीचे आके। आई थिंक फ्लैक्स एक का क्लियर है, एक पॉइंट। आ गए क्या सर बच्चे, अक्षय सर? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आए। चलो इसमें मैं एक ट्रांजिशन का पॉइंट बता देता हूँ, ट्रांजिशन एंड वो CSS में ही है। ट्रांसफॉर्म। सी एस एस का ही पार्ट, CSS का ही बात सी एस एस ही बता रहा हूँ मैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो गया बता रहा हूँ, सी एस एस का ही पार्ट है। सी एस एस में वो मेजर पॉइंट बता रहा हूँ कि जो वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी है, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक वो है जो सर, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी उसमें तो लगभग ये सब लगा हुआ था। हाँ लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें लगा रखी हैं उन्होंने। ठीक है, हो सकता है कोई फ्रेम टेलमेंट सी एस एस भी यूज़ कर रखी है फ्रेमवर्क। ठीक, छोटी ये एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं इसमें।
मैंने यहाँ पे div अब इमेज लगाने के लिए जो img टैग यूज होता है, ठीक है, इमेज लगती है img टैग में। तो मैं कुछ इमेजेस तो शायद मुझे लगता है इस फोल्डर में है ही नहीं है ना, इमेज भी जहाँ लेना, भी होगी वहाँ से आपको उठानी होगी। कोई नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसमें। कहाँ है फोल्डर, वीकेंड, या तो वहीं से आप उसका वो उठा लो। ये डाल दी, बार बार चाहिए होगी हमें, तो मैंने फोल्डर ही डाल दिया इसमें। ठीक है, अब आगे इमेजेस का फोल्डर रख दिया मैंने इसमें, उठा कर ये रहा। तो कुछ इमेजेस लगा लेते हैं, 1 2 3 मैं इमेजेस यहाँ देखता हूँ। इमेजेस एक तो ये वाली डाल दी, 2 3 इमेज डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा इसमें। इसका नाम डाल देते हैं 5। ये इमेजेस के नेम है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास लगा दी है बॉक्स। पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन है इसमें भी, पर हम अभी जो लगाएंगे वो ट्रांजिशन का इफेक्ट देखेंगे इसमें। क्योंकि इमेज के लिए हम कर रहे हैं, जो उस पे इफेक्ट आते हैं मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सीएसएस वाली फाइल नहीं बनाई है इसकी, चलो trans डॉट सीएसएस की फाइल मैंने यहाँ ऐड कर दी, ठीक है। और उसे लिंक करना है। ये है हमारे पास, तो इधर ये सारे डबल स्क्रीन कैसे खोल रहे हैं इसमें? किसमें, ये जो आपने डबल स्क्रीन ये यहाँ पर है ना, ये बना हुआ अच्छा अच्छा कोड, लिंक कर ये देता हूँ। स्प्लिटर। जैसे इस पर क्लिक करोगे कितनी ही खोल लो, वापस यहाँ से बंद कर लो, इससे डबल स्क्रीन होती है, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो गई HTML, एक तरफ क्या है हमारा। सबसे पहले CSS को क्या करेंगे, लिंक, क्या नाम था उसका, ये वाली CS, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब एक बॉक्स नाम का डिव है, तो मैं बॉक्स डॉट बॉक्स, इस पे अभी छोड़ दें, कुछ नहीं लगा रहे फिलहाल। हम क्या करते हैं, इमेजेस का जो साइज़ है वो ठीक कर लेते हैं। डॉट बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, इमेज, मतलब डॉट बॉक्स हमारे पास एक क्लासेस है और उसके अंदर क्या बनी हुई है, इमेजेस। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि क्लास है, IMG डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि HTML का टैग है, टैग को डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना। ये यहाँ पे तो समझ में आ गया, डॉट बॉक्स आपने लगाया, फिर दोबारा से आपने डॉट बॉक्स क्यों लिया उसको? वो मैं इमेज लिया है मैंने वहाँ पर, तो IMG क्यों लगाया आपने? उसके बिना नहीं होगा। मैं इमेज की विड्थ कम कर रहा हूँ तो IMG पे लगाना पड़ेगा ना, इमेज बहुत बड़ी आ रही होंगी अभी। नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन ये IMG में जो टैग लगा है उससे मतलब है उसका IMG का। हाँ, ठीक टैग तो डायरेक्ट सेलेक्ट होता है ना, ठीक टैग पे डॉट नहीं लगता। ठीक ठीक। अभी देखो इमेज बहुत बड़ी आ रही होगी, हाँ वो मैं समझ गया, देखो काफ़ी बड़ी है। वो मैं समझ गया, बस ये पूछ रहा हूँ। पहले मैं इमेज, तो मान लो कि तुम वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो इमेज बहुत सारी होंगी। अगर मैं डायरेक्ट IMG से विड्थ हाइट चेंज करूँगा तो उस वेब पेज में जितनी भी इमेज होंगी सबके चेंज हो जाएंगे, ऐसे तो प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया डॉट बॉक्स, इसका मतलब डॉट बॉक्स नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो इमेजेस है सिर्फ उसी को सेट कर, ठीक है। जो इस कंटेनर अभी तो छोटी सी फाइल है तो मैं डायरेक्ट करूँगा तब भी चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बड़ी इसमें फाइल ज़्यादा नहीं है। जब बहुत सारी चीज़ें हैं, हेडर में इमेजेस हैं, कहीं और नीचे इमेजेस हैं, तो मैं एक में कोड करूँगा सब में हो जाएगा। इसलिए उसको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है एग्जैक्ट कि उस पे जाओ, इसलिए मैंने उसका जो सिलेक्शन है ऐसे किया। तो अभी जो ये बॉक्स के अंदर जो है वो भी उसी में होगा। तो बॉक्स में 3 जब बॉक्स में 10 इमेज हो या 3 हो तो सबको टारगेट करेगा। मैंने क्या किया, उनकी विड्थ जो है 100, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी ना, 100 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल मैंने इनकी हाइट कर दी, विड्थ वगैरह की 100 पिक्सल विड्थ 100 पिक्सल हाइट कर दी, छोटी हो गई है, ज़्यादा छोटी तो नहीं है। चाहो तो थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ये 200 में कितनी आएगी, ठीक है इतनी ठीक है।
इसको सर हम रैम में भी ले सकते हैं, REM। ले सकते हो, किसी में भी ले लो। रैम को क्या, रैम को अलग से डिक्लेयर करना होता है, आर ई एम को। उससे फर्क पड़ता है कुछ, जैसे हम पिक्सल में रैम भी, रैम और ई एम जो है ना, दो होते हैं, कि ई एम होता है, एक रैम होता है। तो पेरेंट की, एक पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे फ्लेक्स होता है, पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग काम करता है। एक एच टी एम एल की बॉडी के अकॉर्डिंग काम करता है। वो कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा अभी, ठीक है, क्लास में, नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इसमें नहीं बता सकता उस पॉइंट। अभी पिक्सल ले रहा हूँ। जो रैम और ई एम है वो रिलेटिव मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। मेजरिंग यूनिट टू टाइप्स की होती है सी एस एस में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जो पिक्सल है वो एब्सोल्यूट है, तो पिक्सल लिया है मैंने। पिक्सल का मतलब एब्सोल्यूट वो जो फिक्स है साइज। साइज मतलब चाहे छोटी स्क्रीन पे खोलो चाहे बड़ी पे खोलो चाहे और बड़ी, साइज फिक्स रहेगा। रैम ई एम का क्या होता है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग साइज चेंज हो जाता है या पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इसलिए वो रिलेटिव यूनिट्स होती हैं। ये विड्थ हाइट हमने इसमें रख दी। अब मैं इस पर होवर इफेक्ट लगाता हूँ एक, तो जैसे हम क्या करते हैं कि कोलन के बाद क्या आता है, कोलन के बाद हमेशा शूडो क्लास आती है। डॉट से क्या स्टार्ट होती है, क्लास, और कोलन से क्या स्टार्ट होती है, शूडो क्लास। डॉट से क्लास बताया होगा तुझे, तो हैश से क्या होती है, आईडी। कॉलन से सूडो क्लास, डबल कॉलन से सूडो एलिमेंट, ये चार हैं कॉमन चीज़ें, ठीक है। आईडी, क्लास, सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट। और एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, स्टार। ये चीज़ें मैंने बताई होंगी तुझे, तो कम से ये कुछ कॉमन चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो अभी मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ सूडो क्लास, कॉलन के बाद इनबिल्ट होती है सूडो क्लास। हमने कौन सी लगा दी, होवर। ये होवर सूडो क्लास, ठीक है। सूडो क्लास हमने इस पे लगा दी है, आई एम जी टैग है। इसकी बजाय मैं इसको एक बार नीचे लेता हूँ, एक कोड और अलग लेंगे अलग से यहाँ पर। इसमें सिंपल रखते हैं ताकि पहले जो इमेज है वो सिंपल दिखाई दे उसको। होवर मतलब जब मैं माउस लेके जाऊँ तो कुछ इफेक्ट आना चाहिए इसमें। जब हम माउस लेके जाएं उसके ऊपर जब रखेंगे तो इफेक्ट आना चाहिए। तो इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगाई। ट्रांसफॉर्म में होता है साइज बढ़ाने के लिए होता है स्केल, साइज बढ़ाने के लिए होता है स्केल। स्केल साइज के लिए होता है। मैंने यहाँ पे स्केलिंग लिया है 1.3। 1 तो जो नॉर्मल साइज है वही है उसका, 1.2 ले लो, 1.1 ले लो, 1 साइज बढ़ जाएगा उसका। अभी स्पीड से बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, बट क्या आ रहा है, स्पीड से आ रहा ज़्यादा है। स्पीड, थोड़ा कम कम स्पीड से। हाँ, अच्छा इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है इसमें। थोड़ा सा स्केल का तो पता लग गया, साइज बढ़ाएगा तुम्हारा। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर हमने स्केल यहाँ पे लगाया है, बॉक्स का तो कहीं यूज़ पड़ा ही नहीं, बॉक्स को हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो मैं इधर ट्रांजिशन हमें यूज़, ट्रांजिशन क्या होता है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऑल पे चले तो कुछ टाइमिंग डाल दिया, कुछ टाइम के बाद चले 5.5 सेकेंड, तो इससे क्या होगा, स्मूथ इफेक्ट आ गया। जब हमने ओवर किया तो 5 सेकंड रुक के तब वो चल रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा और इफेक्ट अच्छा दिखाई देगा उसमें। इमेजेस आ रही हैं ऐसे और इफेक्ट आ थोड़ी गए रुक के हैं। आ रही सही हुई है। तो इसमें टाइमिंग तुम कर सकते हो, अगर हम इसको रोक देंगे, इस इफेक्ट को मैंने कमेंट कर दिया तो ये ऐसे दिखाई देगा। चलेगा फिर पहले की तरह। टाइमिंग अपने हिसाब से डाल सकते हो, 1 2 3 जितना तुम्हें डालना है, ये ठीक है, सही लगा। ठीक है। तो यही यूज़ होता है किसका, ट्रांजिशन का। ऑल क्यों लिखा है, ऑल का मतलब विड्थ पे भी चलो, मतलब जो भी इफेक्ट लगा रखा, विड्थ हाइट सब पे चलो, एक साथ सब पे काम करो, तो एक साथ सब पे चलेगा, एक ही साथ चलेगा सब पे। तो ट्रांसफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसफॉर्म की। अगर रोटेट करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। रोटेट का ऑप्शन भी है इसमें, कितने डिग्री पे घुमाना है। मतलब जैसे चलो मैं ओवर है 45 तो डिग्री आप कर देता हूँ इसमें, 45 डिग्री किधर घूमेगा ये मतलब? घूम जाएगा ना ऐसे। अच्छा इधर को घूमेगा। तो इधर ही घुमा लो, 45 कर लो, 180 कर लो, 360 कर लो। नहीं 45 इधर भी तो हो सकता है। उधर एंटी क्लॉक माइनस लगाना पड़ेगा ना फिर। अच्छा फिर अच्छा क्लॉकवाइज में इधर ही हाँ, घूमेगा। माइनस की वैल्यू देनी पड़ेगी, नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता है। अच्छा तो फिर उधर घूमेगा। हाँ,
मैं 360 घुमा दूंगा हूँ इसको, ठीक है। तो किसी पे भी इफेक्ट्स लगा सकते हो तुम। अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं रटना कि इमेज पे लगा है, मैंने पहली बार बताया, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, वो कहीं पर भी यूज हो सकता है। इमेज पे लगाया तो इमेज पे इफेक्ट आ रहा है इसका, ठीक है। ये फॉर्म बनाओगे, उसका हल्का सा साइज बड़ा करोगे तो जाओगे तो हल्का सा फॉर्म छोटा बड़ा होता दिखता है ना कभी बार, तो फॉर्म पे भी लग जाएगा। इफेक्ट है, कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव से तिरछा हो जाता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अलग अलग, स्क्यू है उससे भी तिरछा हो जाते हैं, पर्सपेक्टिव थोड़ा इफेक्टिव दिखाई देता है। ये तुम पढ़ लेना इसको थोड़ा फिर सा। एक जो फ्लिप होता है इमेज पे, वो 3D में लगता है, ठीक है। वो घूम के जो आता है वो 3D में लगता है, ऐसे हो जाती है। 3D ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो, ठीक है। इतना कर लेना इसे।